नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले सावरकर पर सियासत शुरू हो गई है। 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर बीजेपी ने फीचर फिल्म का प्रदर्शन किया। यह फिल्म सावरकर के जीवन पर आधारित थी। भोपाल में तो वीर सावरकर जन्म उत्सव समिति ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी निकाय चुनाव से पहले सावरकर के बहाने क्या हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना चाहती है? भाजपा के इस कदम से कांग्रेस सतर्क है और भाजपा के सावरकर प्रेम पर निशाना भी साधा है। बीजेपी का सावरकर प्रेम किसी से छुपा नहीं है। पार्टी के नेता पहले भी जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर सावरकर को याद करते थे, लेकिन इस बार जिस तरह सार्वजनिक रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उससे साफ है कि बीजेपी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और इसका लाभ उठाना चाह रही है। अटेंशन में आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनावी सीजन में एक बार फिर सावरकर पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा सावरकर के बहाने बहुसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। वे कांग्रेस सावरकर को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। भाजपा ने सावरकर के जीवन पर आधारित फिल्म को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस फिल्म का निर्माण अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार इस फिल्म को हर स्कूल में दिखाना चाहती है। भाजपा का लक्ष्य फिल्म के माध्यम से सावरकर के बलिदान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। भाजपा ने सावरकर जयंती पर अनेक कार्यक्रम किए हैं। भोपाल में रामायण मन का 108 पाठ का संगीतमय आयोजन भी किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी का कहना है कि सावरकर पर पहले भी फिल्में बनती थी, लेकिन बक्से में पड़ी रहती थी। अभी सरकार ने सावरकर के शौर्य को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर जी का हम लोग जिस तरीके से उनकी पुण्य श्रद्धा हर साल प्रकट करते हैं, उसमें निश्चित रूप से हर साल कोई ना कोई नवाचार आता है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इस बात की जानकारी लगे कि उन्होंने किस तरीके से अपना बलिदान दिया था देश के लिए, और कहीं ना कहीं सब इस बात को लेकर बहुत जागरूक भी हैं। लेकिन पिछले वर्षों में ये बात सही है कि इतिहास को बहुत दबाया और छुपाया गया। अब कहीं ना कहीं ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही है। फिल्में पहले भी बहुत बनती नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बक्से में बंद हो जाती थी, उनका पेमेंट हो जाया करता था। अब हमारी सरकार की मंशा है, हमारे संगठनों की मंशा है कि ये सारे कार्यक्रम खुलकर होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को उनकी जानकारी लगना चाहिए, उनके हिसाब से पाठ्यक्रम भी बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये प्रयास जो है अब कार्यकर्ताओं तक भी नीचे उतर गए। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं ने उनके लिए अच्छे व्यवस्थित कार्यक्रम रखे, संगीत में कार्यक्रम रखे। तो हमें लगता है ये कहीं ना कहीं इसका करने से देश की आने वाली युवा पीढ़ी में भी जागृति आई। कांग्रेस ने भाजपा के इस कदम का विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। यदि भाजपा सच्ची राष्ट्रभक्त है तो उसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल की फिल्में दिखानी चाहिए। कांग्रेस ने भाजपा के सावरकर प्रेम को मुद्दे से भटकाने की एक साजिश बताया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए आधार नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गोडसे की पूजा और सावरकर की फिल्म दिखाकर युवा पीढ़ी को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता विक्की खोंगल का कहना है कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। सावरकर कितने वीर है ये हकीकत सभी को मालूम है। उन्होंने कहा कि महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कवायद की जा रही है। सावरकर के ऊपर जो पिक्चर दिखाई जा रही है, जो छायाचित्र दिखाया जा रहा है, वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसमें ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। सावरकर जो कि एक विवादित कैरेक्टर है इतिहास के, सभी जानते हैं, इस देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता था कि किस प्रकार से उन्होंने काला पानी की सज़ा के दौरान अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा मांगा। एक बार दो बार नहीं, 6 बार माफ़ीनामा मांगा और अंग्रेज़ों से पेंशन भी लिया करते थे सावरकर। वो वीर सावरकर भारतीय जनता पार्टी के लिए होंगे, वो देश के लिए वीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इन सारी चीज़ों से अब ऊपर हटना चाहिए। प्रदेश की जो स्थिति है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, बढ़ती हुई महंगाई हो, प्रदेश की जो मूलभूत समस्या है उन पर कार्य करने की बजाय इस प्रकार की पिक्चरें, सावरकर के ऊपर पिक्चर दिखाना, उल जलूल बयान देना, इन सब बातों से ध्यान हटाकर अब जो है भारतीय जनता पार्टी को असल में कुछ काम करना पड़ेगा। जनता को तब सब चीज़ें अब भली भांति समझ में आ चुकी है, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को। भाजपा सावरकर को अपना आदर्श मानती है और उनके कदमों पर चलने की कस्में भी खाती है।
यूं तो हर साल सावरकर की पुण्यतिथि और जयंती पर भाजपा कार्यक्रम करती है, लेकिन इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव के कारण माहौल थोड़ा सा अलग है। भाजपा सावरकर जयंती धूमधाम से मना रही है। भाजपा को उम्मीद है कि देशभक्ति में हिंदुत्व का समावेश चुनावी सफलता दिलाएगा। उधर कांग्रेस ने सावरकर के इतिहास पर फिर नजर डाली है। कांग्रेस ने सावरकर के माफीनामे के मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस ने सावरकर की जगह भगत सिंह, सरदार पटेल जैसे सेनानियों को महत्व देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो सावरकर के सियासत के मायने क्या हैं और क्या इसके पीछे लॉजिक है, इसी को समझने का प्रयास करेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है देवदत्त जी अनादि टीवी में। नमस्कार। सावरकर आज़ादी के बाद से सियासत का चर्चा में रहे हैं, केंद्र में रहे कह सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि गोडसे से नाराज़गी नफरत देखी जा सकती पूरे देश को है कि महात्मा गांधी का हत्यारा था। सावरकर से कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों, वो भी तब जब इंदिरा गांधी उनको एक महान स्वतंत्रता सेनानी बताती है, उनके ऊपर एक डाक टिकट जारी करती है। देखिए, समय के साथ जो बदलावट हुई है वो हर एक क्षेत्र में आई है। पहले ऐसी ना राजनेताओं में कटता थी और महापुरुषों के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं थी, अगाध श्रद्धा थी। पहले परिवारों में बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा थी, अब वृद्धाश्रम खुल गए। ये जो समाज में गिरावट आई उसका चौतरफा असर देखने को मनोज जी मिल रहा है। आप देखिए अटल जी और इंदिरा जी के क्या संबंध थे। लेकिन ये गिरावट अभी आई है जो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद से ही, जब से महात्मा गांधी की हत्या हुई है 1950, उसके बाद से सावरकर एक विवादास्पद कैरेक्टर रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। एक पक्ष के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी है और दूसरे के लिए माफी वीर है। वही मैं बात कर रहा था कि एक सावरकर की बात नहीं है। आज तो सबको कटघरे में नेहरू जी को भी खड़ा किया जाता है, गांधी जी को भी किया जाता है, इधर सावरकर जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, दीनदयाल उपाध्याय को। जब जिसकी जयंती आती, जब जिसका मौका आता है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है। महापुरुषों को राजनीति में घसीट लाए हैं, कोई सरदार पटेल राजनीति में आ गए और कोई विवेकानंद, कितने लोग भगवानों को भी नहीं छोड़ रहे। अब तो छत्री भगवानों, ब्राह्मण, परशुराम, यादव, कृष्ण को, जब कभी किसी ने ना इन सब, ना भगवानों ने, ना महापुरुषों ने जाति और इन सब के लिए काम नहीं किया है। जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से और जो समय परिस्थितियां थी, उन्होंने अपना श्रेष्ठ दिया है देश के लिए, समाज के लिए। मुझे लगता है कि इन विवादों में अब नहीं पड़ना चाहिए। अब जो समय है, वर्तमान में कौन क्या कर रहा है और हमें क्या करना है अगली पीढ़ी को देने जाने। जैसे इन लोगों ने हम लोग को आजादी दिलाई, हम लोग भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े जा रहे हैं। अब पर्यावरण को, पानी को लेकर इतनी समस्याएं भयावह हैं, तो उससे तो छुटकारा पा लिया था, इससे पाना बड़ा मुश्किल है। तो हम सबको भी एक आजादी की लड़ाई लड़ना है आने वाली पीढ़ी के लिए। इन सब में क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं कांग्रेसी या भाजपा कि ये खराब, वो खराब। आप क्या हो, आप उनकी तुलना में खड़े करके तो देखो, कोई एक है क्या उनके जैसा साहसी, कोई है उनके जैसा काम करने वाला, दूरदृष्टा, क्या क्या उनकी विशेषताएं देखो। कोई भी महापुरुष समकक्ष यदि आप अपने आप को खड़ा करोगे, तब समझ में आएगा कि उन्होंने क्या त्याग किया, क्या तपस्या की। और उनके नाम पर भले ही कुछ लोग आज भी कई क्या अपराधियों के साथ फोटो आ जाती तो पता चला ये नेता उससे जाता है, उससे जुड़ा होता। तो ऐसे ही उस समय कुछ लोगों ने उनके नाम का उपयोग करके जो कुछ किया, उससे एक और हो सकता है कि उसके पीछे भी उनकी कोई रणनीति रही होगी। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, कांग्रेस नसीहत दे रही, लेकिन हम देखते हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगना होती गुजरात में केवड़िया में, कांग्रेस को आपत्ति होती है। नरसिम्हा राव गैर गांधी परिवार के पहले से प्रधानमंत्री थे, 5 साल का कार्यकाल करते हैं, लेकिन उनको दिल्ली में ज़मीन नहीं मिलती है। और उनको वो अब याद करते हैं, वो जब उदयपुर का चिंतन शिविर होता है लगभग 3 दशक बाद, उनको नरसिम्हा राव याद आते हैं। कई सारी पिक्चरों का हमने देखा, कांग्रेस कह रही कि दिखाना चाहिए कि सही सावरकर पे की जगह भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, या उन पर पिक्चरें बनना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो कश्मीर फाइल्स आती है तो वो कहते हैं कि ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। तो ऐसे तमाम सारे विवाद, तो कांग्रेस को जब लग रहा है कि देश में दूसरे तमाम सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो वो क्यों वापस बीजेपी के ट्रैप में आ जाती है? क्योंकि बीजेपी का जो मंतव्य रहता है वो पूरा हो जाता है, कांग्रेस उसको हल्ला मचाने लगती है, उनके स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। जी, ट्रैप में आने की बात नहीं है, एक परफेक्शन बन गया है कि नायक गढ़े गए।
तो इतिहास में बहुत सारे नायक हैं, किसी 4, 5, 6, 10 लोगों ने आज़ादी नहीं दिलाई है। बिल्कुल। लाखों करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। कुछ नायक रहे उसमें, सबका अपना अपना तरीका रहता है, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में गायब आ गए। जब आपके पक्ष के नायक सामने हैं और चंद लोग सामने हैं, जब दूसरे पक्ष के नायक, जिनको जो नायक मानते हैं, वो सामने आते हैं, तो आपको ऐतराज होता है। जबकि बराबर का हिस्सेदारी ये सबकी है। किसी ने अहिंसा के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, किसी ने आप देखिए क्रांति के माध्यम से लड़ी, हिंसा के माध्यम से लड़ी, लेकिन मकसद देखा जाना चाहिए। मकसद सबका एक ही था। वीर सावरकर जब 11 साल की उम्र में जब स्वतंत्रता की, जो महाराष्ट्र में गणेश पूजन का शुरुआत हुई, वो ही स्वतंत्रता संग्राम का एक अलग हिस्सा था कि उसके माध्यम से एक सामाजिक चेतना जागृत करके लोगों को जोड़ना था। देखिए मनोज जी, सब अपने अपने स्तर पर जिसकी जैसी क्षमता थी, जिसकी जैसी सोच थी, हर घर में भी हम ये कहते हैं, हाथ में देखिए आप 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल। घर में एक नरम दल होता है, एक गरम दल होता है, एक बच्चा तेज होता है, एक शांत होता है, लेकिन यदि मकसद सबका एक हो तो मकसद को देखना चाहिए। यदि वीर सावरकर का मकसद भी स्वतंत्रता में आज़ादी का था, तो वो क्यों नहीं सिर्फ एक चिट्ठी के माध्यम से बाकी के जो 11 साल से उम्र से जो आंदोलन कर रहा है, जो तो उसकी बाकी की अच्छाइयां सब ढक जाएंगी क्या? बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ इस आधार पर विरोध हो रहा है। विरोध नहीं होना चाहिए, सबकी भूमिका का सम्मान होना चाहिए। जिसने जितना अपना वो दिया है सम्मान करना चाहिए सबका, चाहे थोड़ा दिया हो, किसी ने ज्यादा दिया हो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महापुरुषों को, जो दुबे जी भी कह रहे थे, महापुरुषों को भी राजनीति में घसीट लाए हैं। हालांकि पहले भी उनको वो हक नहीं मिला। भले ही हम कहें कि इंदिरा गांधी ने बाकायदा नोट पे उनका फोटो करके एक सम्मान देने की कोशिश की, लेकिन इतिहास में हम देखते हैं ऐसे कई नायक हैं मनोज जी, जिनको पर्याप्त सम्मान नहीं मिलना चाहिए था। कुछ लोगों को उड़ेल का सम्मान मिला गया और कुछ लोग तो उस सम्मान के हकदार होने के बावजूद उससे वंचित रहे। लेकिन जो आपने जिक्र किया उसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि जब टंटिया भील को सम्मान मिलता है तो कांग्रेस चुप हो जाती है, रानी कमलापति को मिलता है चुप हो जाती है, क्योंकि एक वोट बैंक उनको दिखता है कि आदिवासी वोट बैंक है। या और दूसरे जो भीमा नायक है, रघुवीर शाह है, उनके, क्योंकि उस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन उनको पता है कि सावरकर के नाम पर उनको कोई वोट नहीं मिलना है। देखिए, इसलिए वो उसका इस्तेमाल अपनी राजनीति में चमकाने। मनोज जी, दूसरी वजह क्या है कि एक परंपरा भी रहती राजनीति में कि अपनी लकीर बड़ी करने की आज की तारीख में राजनेता और राजनीतिक दल कोशिश नहीं करते, वो दूसरे की मिटाने पे लगे रहते हैं। बोले उनका आदमी अच्छा है, उनका आदमी बुरा है, मेरा आदमी अच्छा है, मेरी कमी जुजली है, उनकी थोड़ी गंदी है। ये गंदगी दिखाने की परंपरा है और कुछ नहीं है। वीर सावरकर के योगदान को क्या नहीं जानती कांग्रेस? लेकिन यदि वीर सावरकर को ज्यादा योगदान बखान हो गया, कांग्रेस भी हो गई, तो फिर वहीं उनके जो योगदान की बात करते हैं, इंदिरा गांधी के, नेहरू गांधी के योगदान कहीं छोटा ना दिखने लगे, जनता में ये मैसेज ना चले जाए नहीं ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन्होंने भी बहुत कुछ किया है। तो ये जो एक डर है, शायद मुझे लगता है यही एक वजह है। और वोट की राजनीति, यहाँ भी आप भले इस वीर सावरकर के नाम पर वोट नहीं मिल रहे, लेकिन वीर सावरकर के एक अनुयायी तो हैं, उनको पसंद करने वाले लोग तो हैं, तो वो 10 जगह तो गाएंगे ना, तो वो जो प्रचार करेंगे, इसलिए एक दुष्प्रचार भी होता है। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में पत्र लिखा गया, तो उसको अपने अपने वो निकाले जाते हैं। जैसे आंकड़ेबाजी होती है सरकारों में, सरकार एक आंकड़े कहती है कि मेरे पक्ष में है, भाई विपक्ष उस आंकड़ों को दूसरे तरीके से लेता है। तो हर पक्ष का 2 पहलू होते हैं, तो जिसको अपना पहलू मजबूत दिखाना होता है वो अपने हिसाब से करता है, और जिसको कमजोर दिखाना होता है वो उस तरह के आरोप ऐसा लगाता नहीं लग रहा, उल्टा हो रहा है कि यहाँ अपना पहलू मजबूत दिखाने से ज्यादा ये कि उसका पहलू खराब है। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, अपनी लाइन बड़ी खींचने से ज्यादा मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब लोग समझदार हो गए। पहले एक माध्यम था, एक शिक्षा का माध्यम था, आपको पाठ्यक्रमों में जो पढ़ाया गया वो मान लिया आपने सच्चाई। अब बहुत सारे माध्यम है, हर तरफ से आता है, तो आदमी को सोचने का समय है। सोशल मीडिया है, कई माध्यम है कि वो अपने हिसाब से देख सकता है, इतिहास के पन्नों को देख सकता है, और किस तरह से इतिहास पढ़ाया गया था, उसमें किस तरह के बदलाव हुए, वो सब पे विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है। तो शायद यही एक डर है, इसलिए माफी पीर को ज्यादा प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, यहाँ की ये बताने की कि देखिए ये तो थे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लेकिन इनसे कम बलिदान हमने नहीं दिया। तो दुबे जी, बात बलिदान की है, एक बात ये भी है कि हमने जो राहुल कोठारी को सुना, या जो पूरा जो कार्यक्रम हो रहे हैं सावरकर को लेके जा हुए हैं पूरे प्रदेश में, पूरा संघ परिवार इसके पीछे था। उद्देश्य सबका यही था कि सावरकर तक लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक। बात हो रही थी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल क्यों ना कर दिया जाए। आप स्कूल में पिक्चरें दिखा रहे हैं, तो स्कूली पाठ्यक्रम में पूरा विस्तार से उनका जीवन वृत्तांत दे दिया जाए, वो परिस्थितियाँ लिख दी जाए कि किन कारणों से अगर माफ़ी मांगी थी तो उसके पीछे कारण क्या थे। क्योंकि जो 2 पहलू की हम बात करते हैं, तो दूसरा पहलू भी हो सकता है कि उनकी मंशा ये रही हो
कि अगर मैं पूरा जीवन इसी काला पानी में रह के सड़ गया तो देश के लिए काम न कर पाऊंगा, और अगर मेरे माफ़ी मांगने से मुझे अगर बाहर निकलने का मौका मिलता है, फिर से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी लड़ाई लड़ने का मौका मिलता है, तो बुराई क्या है? आप सही कह रहे हैं ब्रजेश जी ने भी जो बातें कही वही सब बातें हैं, ये सब सियासत की बातें हैं। क्या गांधी जी कभी क्या भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद जैसे होते तो उनको भी फांसी कब की दे गई होती? वो भी झुक के समझौता करके माफी मांग के वो भी सब ऐसे ही करके तो आगे बढ़े और आजादी दिलाने तक डटे रहे। एक आता है बल्लेबाज, चौका छक्का मारता है, आउट होकर चला जाता है, एक पिच पर टिका रहता है कि धीरे धीरे करें और लक्ष्य तक रन रेट को ले जाए। तो मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा था कि क्या परिस्थितियां रही उस समय, लेकिन उनकी मंशा थी उस समय। कोई ये तो नहीं था वो जेल गए थे तो आजादी के आंदोलन के लिए गए थे। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई किसी का मर्डर करके या कोई धनपति या कोई भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे या कोई ऐसी बड़ी समस्या पैदा करके बिल्कुल, समाज में सबसे बड़ी बात यही है। बिल्कुल। तो ये इंटेंशन की जो बात कह रहे थे कि मकसद जो अभी कह रहे थे चौकसी जी, इंटेंशन क्या है? अपराधी में जब सजा होती है, अदालत जब सुनती तो इंटेंशन देखा जाता है। तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जैसे हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी पुण्यतिथि पे हमें याद करते हैं, ऐसे जो हमारे राष्ट्र के महापुरुष हैं, किसी भी विचारधारा से जुड़े रहे हों, किसी भी दल से जुड़े रहे हों, वो सब पूजनीय वंदनीय है। और लेकिन एक और चीज़ है ना दुबे जी, हमने देखा है कि जो सलाह अभी कांग्रेस के लोग दे रहे हैं कि बीजेपी को इन पर पिक्चरें बनवाना चाहिए, कांग्रेस इतने लंबे समय शासन में रही, लेकिन हम देखते हैं कि गांधी जी की अगर हम बात करें, पिक्चर की याद करें, तो हमको अंग्रेज रिचर्ड एटनबरो और बेन किंग्सले याद आते हैं कि ये गांधी जी थे। लोग आधे लोग हिंदुस्तान में उन्हीं को गांधी मानते हैं। तो क्या कांग्रेस इतनी अच्छी फिल्में नहीं बनवा सकती थी? बनवा सकती थी। कांग्रेस ने कभी सुभाष चंद्र बोस का सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं की। शास्त्री जी को सम्मान मिला? नहीं मिला। तो अतीत में आपने जो गलतियां की और भविष्य में आप चाह रहे हो कि दूसरे दल ये सब काम करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। या उनको एक तरह से वो लग रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, तो अब इनको आरोपित करो। मुझे लगता है कि इन सब से नहीं बात बनेगी। आज भी इतिहास है, सब कांग्रेस का आजादी का आंदोलन है। आप उस समय की कहानियां लिखिए, गढ़िए। और आज का युवा मनोज जी इतिहास के बारे में ज्यादा भरोसा नहीं करता। वो आज देख रहा है वर्तमान कौन क्या कर रहा है। आज आप श्रेष्ठ करो, क्या कोई मोदी जो देश में जीत रहा है वो क्या इतिहास? बिल्कुल। और इसी में एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि प्रोफेसर हबीब तनवीर वो शख्स हैं जिन्होंने देश का इतिहास लिखा, ज़्यादातर जो हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो अब ये कहते हैं कि हाँ, दिल्ली जो जामा मस्जिद, आपकी जो ज्ञानवापी मस्जिद है और मथुरा की जो जन्मभूमि है, कृष्ण भूमि, वो मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिदें बनाई गई हैं। लेकिन जब वो ये बोल देते हैं, लेकिन फिर प्रमाण मांगा जाता है अदालत में। तो इतिहास के पुनर्लेखन की भी जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास हमेशा निष्पक्षता से लिखना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उस पर चलती है। आज हम देखते हैं, आप और हमसे अच्छा कौन जानता होगा, हम सब पत्रकार लोग हैं, किसको कितना महिमा मंडित किया जाता है और कई बार ईमानदार आदमी को भी दागदार बताया जाता। तो ये जो गलती होती आई है, हो रही है या होगी, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम इतिहास जब लिखा जाए वो निष्पक्षता के साथ लिखे जाए। जो कहते हैं ना कि क्या बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे, पंच परमेश्वर में जुम्मन से गंदी चौधरी कहते हैं। या प्रिय हित लाभ की जगह क्या हम सही बात नहीं करेंगे, केवल प्रिय हित लाभ ही देखते रहेंगे? तो कई बार इतिहास में भी क्या आज है जो समझ नहीं रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें आज आप, लेकिन एक और चीज है ना दुबे जी, कि सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि जिन्ना को आज़ादी में योगदान बताने लगते हैं वो, और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनसे उनको आपत्ति है। तो ये जो सेलेक्टिव सोच है वो भी तो कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। वही मैंने पहले ही वो कहा कि प्रिय हित लाभ, ये देखना, जब तक ये देखते रहोगे आप न्याय नहीं कर पाओगे आज के साथ, और आने वाली पीढ़ी को भी आप न्याय और सही चीज नहीं दे पाएंगे। कितनी भी बातें आप करते रहो, लेकिन जब इतिहास लेखन हो, जब किसी के बारे में बताया जाए तो निष्पक्षता से बताया जाए। हम क्या होता है, किसी भी चीज को चित्र के रूप में देखते, कितना भी सुंदर चित्र किसी के पास रख दिया जाए वो तुरंत उसमें गलतियां निकालना शुरू कर देगा। थोड़ी नाक इसकी टेढ़ी हो गई, थोड़े इसको ऐसा करना था, कलर ही देना था। लेकिन जब आईने के सामने हम खड़े होते तो हमारी गलतियां हमें दिखती है। तो हमें लगता है कि आज हम अपने आप को देखें कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। तो लगता है कि हमसे वो 1000 गुना नहीं, लाख गुना श्रेष्ठ थे। आज तो कांग्रेस जो आलोचना कर रही, वो तो सत्ताधारी दल के खिलाफ बयान देने में डरती है। और सावरकर जी तो जेल में रहे 11 साल की उम्र से, जैसे चौकसी जी बता रहे थे। तो मुझे लगता है किसी का साहस देखो, उस समय अंग्रेजों से लड़ा या किन परिस्थिति में क्या रहा। कोई भी महापुरुष उस समय का
गलत नहीं था। वो अपनी अपनी जगह देश काल परिस्थिति के हिसाब से श्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहा था, और हम क्या उसकी तुलना पे कर पाते हैं क्या? इसको बिल्कुल। देखना तो चाहिए। ब्रजेश जी, सरकार क्या करना तुलना चाहिए। की बात हो रही है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में समझे तो लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल लाभ दोनों दलों को होगा। निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि आप हम सज्जन सिंह वर्मा के आप जो बयान बता रहे हो, जो वो जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको एक वोट बैंक को साधे रखना है ना। उनको एक वोट बैंक, जिन्ना की भी अनुयायी है, जिन्ना ने भी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तो दिया था, लेकिन एक पक्ष दूसरा भी है कि यदि देश का बंटवारा हुआ तो उसके भी जिम्मेदार जिन्ना है। तो आप देखिए, जिन्ना का गुणगान करने के पीछे कांग्रेस का निश्चित तौर पर मकसद है। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है। तो आप जिन्ना का गुणगान करने के बाद जो एक वर्ग बचा है, जो बाकी जगह बाकी राज्यों में खिसक गया है, उससे साधने की कोशिश जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, वही सज्जन सिंह वर्मा के बयान से आती है। क्यों? हमने देखा है हिंदुस्तान में कौन नहीं, जिन्ना के पसंद कौन नहीं करता, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन कांग्रेस का गुणगान करना, निश्चित तौर पर जो देश का बंटवारा कर रहा है तो उसका दूसरा पक्ष देखेंगे तो एक पक्ष को जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उसका विरोध करेगा, क्योंकि उसको दूसरा पक्ष साधे रखना है। यदि जिन्ना की किसी ने तारीफ कर दी है तो भाजपा को बौखलाना है या भाजपा को हमलावर इसलिए होना है कि उसका एक वोट बैंक ना खिसक जाए। लेकिन आप देखिए, ये भी एक दिलचस्प बात है ना ब्रजेश जी की, गांधीवादी पार्टी में सावरकर का विरोध चलेगा, लेकिन जो गोडसे का समर्थक है उसको जब ले आते हैं और विरोध होता है तो वो गांधीवादी पार्टी अपने लोगों को बाहर कर देती पार्टी से। देखिए, अब राजनीतिक दलों की कोई विचारधारा नहीं बची है मनोज जी। सत्ता सबको चाहिए, तो सत्ता में कौन ला सकता है, जीतने वाला कौन है, वो सब उनको, उसमें कितने भी पाप हो, कितना भी बेकार हो, बाहुबलियों को टिकट क्यों देती है, फिर अपराधियों को जेल में क्यों लड़ाती है पार्टी, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। सबका मकसद एक ही रहता है कि वो जीतने वाला कैंडिडेट कौन है। उसने मर्डर किया हो, उसने रेप किया हो, तब वो तर्क देते हैं। अदालत ने कौन सी सजा दे दी, आरोप है ना। लेकिन आप देखिए, सारे हथकंडे, सारे चीजें उनके पास है। वो अपने आदमी को सही साबित करने के लिए कोर्ट के पास चले जाएंगे। नैतिकता नाम की चीज, विचारधारा नाम की चीज कोई नहीं। यदि विचारधारा होती तो जो 70 साल तक एक पार्टी में बैठे हैं, 50 साल तक एक पार्टी में बैठे, विपरीत विचारधारा की पार्टी में कैसे चले जाते, चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में कैसे आ जाते, बीजेपी से कांग्रेस में कैसे आ जाते। लेकिन उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है एक ही दिन में। और एक ही दिन में ऐसे गुणगान करते हैं कि 20 साल से गालियां दे रहे हैं और उनकी विचारधारा को कोस रहे हैं, और आपको एक दिन में ऐसा स्वप्न हुआ, ऐसा परिवर्तन हुआ, कौन सा वो आ गया आपके पास कि आपको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपको सत्ता मोह है। वो जो मूल राजनीतिक दलों को भी सत्ता मोह है, वो जो राजनेता है उनको भी सत्ता मोह है। तो जो मूल कार्यकर्ता वो भी सिर खुजाने लगता होगा कि ये कहां से प्रकट हो गए, अभी तक क्यों नहीं आए थे। निश्चित तौर पर मनोज जी, देखिए, लोग भी समझने लगे, इसलिए नेताओं पर अब किसी का भरोसा नहीं। अब देखिए, आप पार्टियों के आधार पर चयन होने लगा। आज हम कहते हैं कि बीजेपी किसी को भी खड़ा कर दे, बीजेपी के सिंबल देख के, तो विचारधारा देखते हैं कि भाई ये कहां से आया, इसकी कोई विचारधारा नहीं है, इसका कोई नहीं है, लेकिन पार्टी की विचारधारा है, उस पर अटल रहेगा आदमी, तो निश्चित तौर पर वो जीत जाता है। चाहे वो कांग्रेस से आए, चाहे आम आदमी पार्टी से आए, चाहे दूसरे दल से किसी से भी आए, तो जीत जाता है। लेकिन उसी दल का दूसरे दल में जाता है तो वो सिर्फ पार्टी देखी जाती है। पार्टी इसलिए महत्वपूर्ण हो गई, पहले व्यक्ति महत्वपूर्ण होता था कि वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो व्यक्ति के आधार पर आदमी वोट देता था। आज की तारीख में हम देखते हैं कि व्यक्ति के आधार पर नहीं, दल के आधार पर वोट देने लगा, विचारधारा के, क्योंकि और शायद ये दलों का दलदल ही है जो महापुरुषों को राजनीति के कीचड़ में घसीटने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। बहरहाल समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको ऐसे विवादों से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास ने जो कुछ लिखा है तो जरूरी नहीं है, कई बार होता है कि इतिहास बाद में आपके साथ न्याय करता है, अतीत में आपने जो किया उसको गलत तरीके से परिभाषित भी करता है। लेकिन इस प्रकार की सियासत, चाहे वो वीर सावरकर हो चाहे कोई और हो, तो राजनीति के इस दलदल से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसको आप राजनीति के चश्मे से मत देखिए, ना राजनीति के तराजू में तोलिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।